हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्राइज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम काफी समय से बात कर रहे थे कि 14 ऑफ जुलाई से पीएसआई का एक ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज 14 जुलाई है और आज से हम ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में बाकी जो डिटेल्स वगैरह है वो पहले भी कई बार डिस्कस हो चुकी। तो फर्दर हम इस बात पर ज्यादा टाइम ना देते हुए अपने सिलेबस पर आते हैं और फिर हम अपने सिलेबस का टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएसआई का जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या मेन पॉइंट आपको दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला यहां पर जो सिलेबस है उसमें दे रखा है बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, यानी हमारे दिन प्रतिदिन के दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है। जैसे विज्ञान का महत्व हमारे आसपास आप कई रूपों में देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के रूप में, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के रूप में, और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां हमारे आसपास देखी जा सकती हैं। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अनुप्रयोग हैं, जो हमारे आसपास एप्लीकेशंस हैं, वो भी काफी ज्यादा आज के समय में बढ़ गए। तो इन सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जहां पर हमें दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो सिद्धांत हैं, उनके ऊपर बात करनी। फिर उसके बाद में यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात होगी। यानी आज का समय जो है वो तकनीकी युग है और इस तकनीक के युग में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो महत्व है वो काफी बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में इनके बारे में भी कुछ आधारभूत प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो इनमें अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स, उनकी जनरेशंस, या इसी तरह से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, उन सब के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। साथ ही मोबाइल की पीढ़ियां किस तरह से जनरेट हुई हैं, कम्युनिकेशन करने के कौन कौन से मेथड्स आजकल डेवलप हो रहे हैं, या आजकल जैसे इंटरनेट का युग है तो वाईफाई या इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उन प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स। इंडिया जो है वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक बहुत उभरता हुआ, या आप कहें कि तेजी से उभरता हुआ देश। ऐसी स्थिति में भारत का ये जो सेक्टर है, स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। भारत ने कौन कौन से नए प्रक्षेपण यान विकसित किए हैं, किस प्रकार के उपग्रहों को भारत द्वारा प्रमोचित किया जा रहा है, उनके क्या एप्लीकेशन हैं, या उनसे संबंधित दूसरे पॉइंट्स जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं यहां से पूछे जाएंगे। तो स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स का टॉपिक यहां से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। आज के समय में रक्षा जो है वो एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। जैसा कि आपने सुना होगा, या इस तरह से पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत की ये रक्षा प्रौद्योगिकी काफी चर्चा में रही थी और दुनिया ने भी भारत की इस रक्षा प्रौद्योगिकी का लोहा माना था। तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी किस किस तरह से काम करती है, इसमें कितने लाइन ऑफ डिफेंस है, भारत ने किस तरह के युद्ध आयुध वगैरह डेवलप किए हैं, या किस देश के साथ में मिलकर के भारत किस प्रकार के रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद में नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक ऐसा विज्ञान जहां पर नैनो स्तर पर, यानी 10 की पावर -9 मीटर कैटेगरी, 10 की पावर -9 मीटर कैटेगरी में अगर कोई अणुओं या इस तरह के जो विभिन्न पदार्थ हैं उनकी सहायता से कोई तकनीक विकसित की जा रही है तो वो नैनो प्रौद्योगिकी में शामिल की जाएगी। अब इस नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो रोबोट्स, नैनो प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण या उनकी विभिन्न पीढ़ियां, फिर उनके अनुप्रयोग, ये सारे प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। तो नैनो प्रौद्योगिकी भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके सिलेबस में दे रखा है। इस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में और आपके पीएसआई में पूछे गए हैं उनको भी डिस्कशन मिलेंगे। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, यानी मानव शरीर, आहार और पोषण, और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल।
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर मानव शरीर से संबंधित जो कुछ तंत्र हैं और साथ ही भोजन और पोषण से संबंधित जो टॉपिक है, क्योंकि आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि भारत में कुपोषण जो है वो एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कुपोषण को किस प्रकार दूर किया जा सकता है और साथ ही आहार से संबंधित जो विभिन्न पोषक तत्व हैं उनका शरीर में क्या उपयोग है, हमें अपने भोजन में किन पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए, इन सारे पॉइंट्स पर यहां पर हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही इनसे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। अगला पॉइंट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इट्स इंपैक्ट्स, यानी पर्यावरण और जो पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय परिवर्तन है उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वो इस क्षेत्र से बनी रहती। रीजन क्या है कि आज का समय जो है वो काफी उथल पुथल भरा है। पर्यावरण में कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, ओजोन क्षय से लेकर के ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन जैसे नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनसे संबंधित प्रश्न भी आयोग द्वारा पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा इनसे संबंधित कोई नया सम्मेलन, कोई नई रिपोर्ट या सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जो है वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक हमारा रहेगा वो एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल चेंजेस और इसके जो इंपैक्ट्स हैं, इसके जो प्रभाव है उससे संबंधित रहेगा। अगला जो पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जैव विविधता, जैव तकनीकी और आनुवांशिक अभियांत्रिकी, यानी जीन के स्तर पर किस प्रकार से बदलाव करके मानव नए तरह के पेड़ पौधे या नए तरह के जीव विकसित कर रहा है। बीटी कॉटन से लेकर के दूसरे जो आयाम हैं वो यहाँ पर सम्मिलित किए जाएंगे और साथ ही जैव विविधता कितने प्रकार की है, इसको कौन से खतरे हैं, इनसे संबंधित कोई सिद्धांत वगैरह यहाँ से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद में जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि, हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो कृषि, उद्यानिकी, वानिकी और पशुपालन और विशेषकर राजस्थान से संबंधित इन क्षेत्रों से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इन सारे जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान, तो राजस्थान में विज्ञान और तकनीक का विकास, यहाँ पर ये हमारे सिलेबस का एक अंतिम पॉइंट दे रखा है कि राजस्थान में विज्ञान और तकनीकी का विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो हमारे सिलेबस में सम्मिलित किए गए। तो ये सारे पॉइंट सिलेबस के पॉइंट जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं और एक ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको सिलेबस का दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो पहला टॉपिक है। बेसिकली हम पहले जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स जो दे रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम टेक्नोलॉजी वगैरह के पार्ट को डिस्कस करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही एग्रीकल्चर या जो उद्यानिकी वगैरह है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जीव विज्ञान से संबंधित पहला टॉपिक। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी, फूड और न्यूट्रिशन की बात हो रही, यानी मानव शरीर, मानव शरीर और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो एस्पेक्ट्स, विभिन्न प्रकार के जो आयाम बनते हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी आहार और पोषण। और मानव शरीर में आहार और पोषण से संबंधित जो पहला तंत्र हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो बायोलॉजी वाला सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आहार और पोषण से संबंधित पाचन तंत्र डिस्कस करने के बाद में हम ये भी देखेंगे कि आहार और पोषण में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है और उनका क्या उपयोग, विभिन्न प्रकार के विटामिन और उनका शरीर में क्या उपयोग या उनकी कमी से कौन से विशेष रोग हो जाते हैं, ये भी हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की। इस पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पाचन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, प्रत्येक जीव चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे कुछ आवश्यकताओं के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है।
जैसे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करना हो, शरीर की रक्षा या आप कहें कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी हो, शरीर की वृद्धि और विकास करना हो, या फिर टूट फूट की मरम्मत करनी हो, इन सभी गतिविधियों के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मानव जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल रूप में होता है, जटिल भोजन के रूप में होता है। अब यहां पर जटिल भोजन कहने का मतलब है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें कार्बन के बड़े अणु होते हैं, कार्बन की बड़ी श्रृंखलाएं होती, और इन कार्बन के बड़े अणुओं को या इन लंबी श्रृंखलाओं को कोशिकाओं द्वारा सीधे उपयोग में नहीं लिया जा सकता, या हमारा शरीर जो है वो इनसे सीधे उपयोग से ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाता। तो इस जटिल भोजन को पहले सरल भोजन में बदला जाता है। जटिल भोजन को किसमें बदलेंगे? सरल भोजन में बदला जाएगा। तो जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन, यानी डाइजेशन। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। अब यहां पर जटिल भोजन और सरल भोजन का एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करें भोजन में। अब कार्बोहाइड्रेट में कई तरह के पदार्थ हो सकते हैं, जैसे स्टार्च हो सकता है, माल्टोज हो सकते हैं, या अन्य प्रकार की शर्कराएं वगैरह हो सकती है। तो इन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के बाद हमारा शरीर इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जटिल भोजन है और इसको सरल रूप में बदल करके शरीर इससे ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब ग्लूकोज के उपयोग द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा या अन्य गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाएगा। बेसिकली यहां पर ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा के उपयोग के लिए काम में लिया जाता है, या ऊर्जा के निर्माण के लिए काम में लिया जाता है। तो जटिल भोजन से सरल भोजन का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पाचन कहलाएगी। इसी तरह से जैसे प्रोटीन वगैरह का उपयोग किया तो उनका पाचन करने के बाद अमीनो एसिड्स का निर्माण होगा, या वसा का अगर शरीर भोजन के रूप में उपयोग लेता है तो फिर उससे जो है वसीय अम्लों का निर्माण किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जिसमें जटिल भोजन का उपयोग या जटिल भोजन से सरल भोजन का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे। अब शरीर में इस पाचन की क्रिया से संबंधित जो एक तंत्र है उसे ही हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया को समझ रहे हैं, और शरीर में इस पाचन की प्रक्रिया के लिए जो एक तंत्र है, एक सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब इस पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि मानव के पाचन तंत्र में जितने भी भाग हैं उनको हम दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। उनको हम कितने प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो प्रमुख भागों में। एक जो प्रमुख भाग है वो एक लंबी नलिका, एक ट्यूब जैसी संरचना के रूप में होता है, और उसे हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल, या इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। और ये एक लंबी ट्यूब या एक लंबी नलिका के समान संरचना में उपस्थित होता है। इस आहार नाल में कहीं कहीं पर जो डायामीटर है, व्यास है, वो कम होता है, कहीं पर इसका डायामीटर या व्यास जो है वो अधिक होता है। तो आहार नाल एक लंबी ट्यूब समान संरचना होती है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 8 से 10 मीटर के आसपास होती है। फिर से सुन लीजिए, आहार नाल एक लंबी ट्यूब के समान संरचना है और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 8 से 10 मीटर के आसपास होती है। इस आहार नाल का जो पहला भाग वो है मुख या माउथ, और इसका जो अंतिम भाग है वो गुदा या एनस कहलाता है। और इसके बीच में इसके जो विभिन्न भाग हैं उनको हम यहां पर क्रम से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख भाग इस आहार नाल में पाए जाते हैं। इस आहार नाल के साथ में कुछ पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। पाचन ग्रंथियां पाई जाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाएंगी। इसके साथ में क्या उपस्थित होंगी? पाचन ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित होंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और इन पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित जो विभिन्न पदार्थ हैं उनके द्वारा भोजन का पाचन किया जाएगा। तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां दो प्रमुख भागों में मानव के पाचन तंत्र को विभाजित किया जा सकता है।
अब अगर हम आहार नाल के विभिन्न भागों की बात करें तो सबसे पहला भाग इसमें होगा मुख या माउथ। सबसे पहला भाग कौन सा होगा? मुख या माउथ। यानी इस आहार नाल का पहला जो भाग है वो क्या हो जाएगा? मुख या माउथ हो जाएगा। उसके बाद अगला जो भाग है वो हो जाएगा मुख गुहा या बकल कैविटी। मुख गुहा या बकल कैविटी, यानी मुख और उसके बाद एक जो खाली स्थान आता है उसको हम क्या कहेंगे? मुख गुहा बकल कैविटी, या इसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है। इसी का एक नाम माउथ कैविटी भी है। अब एक यहां पॉइंट समझने की बात है कि हमारे शरीर में अगर कोई भी फ्री स्पेस है, कोई भी खाली जगह है, तो उसको हम गुहा या कैविटी कहते हैं। कोई भी अगर खाली जगह है तो उसको हम क्या कहेंगे? गुहा या कैविटी कहेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि दांतों में खाली स्थान बन जाता है किसी बैक्टीरिया या अन्य प्रकार के इन्फेक्शन या संक्रमण से, तो उसको हम कह देते हैं कि टूथ कैविटी डेवलप हो गई, या दांतों में एक खाली स्थान डेवलप हो गया जिसको हम टूथ कैविटी या दंत गुहा कह देंगे। इसी तरह से शरीर के अंदर भी खाली स्थान है। हमारा शरीर पूरी तरह से अंदर से ठोस नहीं है, इसमें अंदर एक जगह है, खाली जगह है, जिसके अंदर आंतरिक अंग उपस्थित रहते हैं। तो उस खाली जगह को हम बॉडी कैविटी या शरीर गुहा कह सकते हैं। तो हमारे शरीर में जहां कहीं भी खाली स्थान होगा उसको हम क्या कहेंगे? कैविटी या गुहा के नाम से जानेंगे। तो मुख गुहा यानी मुख के बाद अगला जो भाग है। अब इस मुख गुहा में कुछ भाग हो या इसके अंदर कुछ संरचनाएं होंगी। जैसे इसके अंदर पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो होगा तालु का। तालु या पैलेट, जो मुख गुहा के ऊपर का भाग बनाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जीवा, और फिर हम बात करेंगे दांत यानी टीथ, उनके प्रकार, उनके विभिन्न कार्य या उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में, दांतों की संरचना वगैरह के बारे में भी। तो मुख गुहा और इसमें 3 प्रमुख संरचनाएं उपस्थित होगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे ग्रसनी को, या जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद हम बात करेंगे ग्रासनाल या ईसोफेगस की। ग्रासनाल या ईसोफेगस की, जिसे भोजन की नली भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आमाशय की। आमाशय की, जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे ब्रॉड पार्ट होता है आमाशय। फिर हम बात करेंगे छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके फिर से 3 भागों के बारे में हम बात करेंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यानी ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र के बारे में। और अंत में हम बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जिसे फर्दर 3 भागों में या पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो ये जो एक पूरी संरचना है, ट्यूब जैसी संरचना है, जिसमें मुख से शुरू होगा पहला भाग और अंत में बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है जिसको हम एनस कहते हैं, वहां तक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर समाप्त होगी। और इसके विभिन्न भाग क्रम से यहां पर देख सकते हैं, मुख, मुख गुहा, फिर उसके बाद ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, तालु, जीवा, दांत, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये इस आहार नाल के भाग हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पाचक ग्रंथियों की, या इसी से रिलेटेड जो दूसरा पार्ट है पाचन तंत्र का। इसमें सबसे पहले बात होगी लार ग्रंथियों की। लार ग्रंथियां, और ये लार ग्रंथियां जो है वो मुख गुहा में भोजन के पाचन में सहायक होती। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाएगी। कौन कौन सी? पैरोटिड है, सबलिंगुअल यानी अधोजीवा, और तीसरी है सब मैंडिबुलर। तो ये 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही लार का कंपोजिशन, लार का संगठन भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लार ग्रंथियों के बाद आगे फिर हम बात करेंगे जठर ग्रंथियों की। जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी आमाशय के अंदर जो कोशिकाएं या ग्रंथियां उपस्थित है जिनसे जठर रस का स्रावण होता है, उन जठर या उस जठर रस का स्रावण करने वाली जो ग्रंथियां हैं वो जठर ग्रंथियां कहलाती है। ये जठर ग्रंथियां आमाशय या
स्टमक के अंदर उपस्थित होती है, आमाशय यानी स्टमक के अंदर उपस्थित होगी। फिर हम बात करेंगे यकृत या लीवर की। शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में यकृत को देखा जा सकता है। तो यकृत या लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और इसका पाचन में क्या योगदान है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे अग्नाशय या पैंक्रियाज की। अग्नाशय या पैंक्रियाज की, इसके द्वारा स्रावित जो पदार्थ हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर अंत में हम यहां पर पाचन ग्रंथियों में बात करेंगे आंत्रीय ग्रंथियों की, यानी छोटी आंत में जो ग्रंथियां उपस्थित हैं वो किस प्रकार की हैं, उनसे कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की पाचन ग्रंथियां यहां पर देखी जा सकती। तो पाचन तंत्र के दो भाग होंगे, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, और इसमें कौन कौन से भाग है वो यहां पर आप देख सकते हैं। आमाशय के बाद यहां पर छोटी आंत है और उसके बाद बड़ी आंत। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसका एक डायग्राम अगर डिस्कस कर लें। नहीं, ये बेसिकली इस पाचन तंत्र का एक डायग्राम आप देख सकते हैं। यानी यहां से ये जो है वो मुख से शुरू होगा और अंतिम भाग जो है वो गुदा या एनस कहलाएगा। इसके बाद ये जो भाग है ये मुख गुहा है, मुख गुहा। उसके बाद ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है, यहां पर पैंक्रियाज या अग्नाशय रहेगा, यहां पर यकृत, और उसके बाद यहां पर एक बहुत ही कुंडलित रूप में छोटी आंत को देखा जा सकता है, उसके बाद में बड़ी आंत और उसका अंतिम भाग हो। तो ये एक डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र जो है वो एक लंबी नलिका के रूप में उपस्थित होता है। तो अब हम वन बाय वन करके इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है ये हमारे शरीर में उपस्थित है और इनका क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम मुख गुहा की बात करते हैं या मुख की बात करेंगे। तो मुख सबसे पहले अगर बात करें तो इस आहार नाल का सबसे प्रारंभिक भाग है, और ये मुख जो है वो दो चलनशील या मूवेबल लिप्स के द्वारा, मूवेबल होठों के द्वारा कवर रहता है। यानी इसको जो है इस प्रकार से दो चलनशील होठों के द्वारा कवर किया जाता है। मछली या कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें मुख के ऊपर लिप्स का आवरण या होठों का आवरण नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उनके मुख जो है वो हमेशा खुले हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर मनुष्य में मुख के ऊपर दो चलनशील होठ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मुख जो है वो आवश्यकता अनुसार बंद या खोला जा सकता है। उसके बाद मुख गुहा के बाद आगे का ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं मुख गुहा या बकल कैविटी या ओरल कैविटी। और इसके अंदर इसके जो छत है, इसका जो ऊपरी भाग है, इसको हम कहते हैं तालू। इसको हम क्या कहेंगे? तालू। तालू जो है वो दो भागों में विभाजित होता है। इसका आगे का जो भाग है वो कठोर तालू बनाता है, हार्ड पैलेट या कठोर तालू बनाता है, और इसका जो पीछे का भाग है उसको हम कोमल तालू कहते हैं। तो तालू कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, कठोर या कोमल तालू। अब यहां पर एक पॉइंट समझिए कि तालू का अंतिम भाग जो है वो गले में एक छोटी सी संरचना के रूप में
लटका रहता है, इसको कहा जाता है यूवुला। इसको क्या कहा जाएगा? यूवुला। और यूवुला जो है वो क्या करेगा कि जब इस तरह से हम भोजन को निगलेंगे या इस तरह से अन्य कोई गतिविधि होगी तो ये आंतरिक नासा छिद्रों को बंद करने का काम करता है। तो यूवुला एक छोटी सी संरचना जो गले में उपस्थित रहती है और ये कोमल तालु का अंतिम भाग है। इसके ऊपर यहां पर ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं नासा गुहा, यानी नासा छिद्रों के बाद जो एक स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे? नासा गुहा या नेजल कैविटी। अब ये मुख गुहा के बाद ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रसनी या फेरिंग्स कहेंगे। अब ये ग्रसनी जो है वो मुख गुहा और नासा गुहा दोनों से जुड़ी हुई है। यहां पर एक पॉइंट समझिए कि ग्रसनी जो है वो इधर से आप देख सकते हैं कि मुख गुहा से जुड़ी हुई है और ऊपर की तरफ से यहां से देखिए तो हम नासा गुहा से इसको जुड़ा हुआ देख सकते हैं। ग्रसनी के आगे जो गले का भाग है उसमें दो नलिकाएं उपस्थित है। आगे की तरफ जो नलिका है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? ट्रैकिया, या इसी का नाम है श्वास नली। श्वास नली, ट्रैकिया या श्वास नली। और पीछे के भाग में जो नलिका है उसको हम कहते हैं ग्रास नाल या ईसोफेगस, और इसी को फूड पाइप या भोजन की नली कहा जाता है। भोजन की नली कहा जाता है। तो अभी हम इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से भाग का क्या प्रमुख कार्य है और उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती। तो सबसे पहले मुख गुहा के बाद, मुख के बाद मुख गुहा, और मुख गुहा में पहला भाग क्या आ जाएगा? तालु आ जाएगा। तो सबसे पहला हम यहां पर पॉइंट डिस्कस करते हैं मुख गुहा। मुख गुहा या बकल कैविटी। देखिए बकल कैविटी का पहला भाग जो है वो क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। और अभी हमने बात की कि तालु जो है वो दो भागों में विभाजित होता है। आगे का भाग जो है वो कठोर तालु कहलाएगा और इसके पीछे का भाग कोमल तालु, इंग्लिश में कहें तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। कोमल तालु का अंतिम भाग यूवुला कहलाता है। गले में जो एक छोटी सी संरचना उपस्थित रहती, अगर आप दर्पण वगैरह में अपने गले को देखते हैं तो उसमें एक छोटी सी संरचना दिखाई देती है, इसको हम यूवुला कहते हैं। और इसका काम होता है आंतरिक नासा छिद्रों को बंद करना जब हम भोजन को निगलते हैं वगैरह। तो कठोर तालु और कोमल तालु। दूसरा भाग जो है वो हो जाएगा जीवा का, या जिसको हम टंग या जीभ भी कह देते हैं। अब ये जो जीभ या टंग है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो जीवा है वो ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। ऐच्छिक पेशियों की बनी होती। जीवा जो है वो किससे बनी होगी? ऐच्छिक पेशियों से बनी होगी। इस पॉइंट को समझते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, या जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं। हम अपनी इच्छा से उनमें कोई गति या उनको विराम नहीं दे सकते हैं। ऐसी पेशियों को कहते हैं अनैच्छिक पेशियां, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। जैसे हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, हृदय है या जो आंतें वगैरह हैं, उनके अंदर जो मांसपेशियां हैं वो ऐसी मांसपेशियां हैं जो हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं है। ऐसी मांसपेशियों को हम अनैच्छिक या इनवॉल्यूंटरी मसल्स कह सकते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करवा सकते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर या जो अन्य भागों की जो मांसपेशियां हैं उनको हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करवा सकते हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां या वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। जीभ में जो मांसपेशियां हैं वो ऐच्छिक प्रकार की, यानी हम इसे अपनी आवश्यकता अनुसार गति करवा सकते हैं। आप देखिए कि आप जब जीभ को गति करवाना चाहें तभी वो गति करेगी, अन्यथा वो अपनी जगह पर स्थिर बनी रहती। तो सबसे पहला पॉइंट कि जीवा जो है वो ऐच्छिक मांसपेशियों की बनी होती। दूसरा पॉइंट, जीभ में कोई अस्थि या बोन उपस्थित नहीं होती।
अस्थि इसमें क्या रहती है, अनुपस्थित रहती। ये किसकी बनी हुई है, मांसपेशियों की बनी हुई है, इसमें अस्थि या बोन अनुपस्थित रहती। लेकिन इसका अंतिम भाग जो है, जीवा का जो अंतिम भाग है, वो एक बोन हायोइड बोन से कनेक्ट रहता है। तो यहां पर एक बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जीभ का अंतिम भाग किस अस्थि से जुड़ा होता है, तो आंसर हो जाएगा हायोइड बोन। तो पहला पॉइंट कि ऐच्छिक मांसपेशियों से बनी है, दूसरा इसमें अस्थि अनुपस्थित होती, इसमें कोई बोन या हड्डी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवा जो है वो एक स्वाद इंद्रिय है, यानी भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है। जीवा का जो एक कार्य है वो क्या है, भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाना। अब इस स्वाद का ज्ञान करवाने के लिए जीवा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती, स्वाद कलिकाएं पाई जाएंगी, यानी टेस्ट बर्ड्स पाई जाएंगी। तो स्वाद का ज्ञान करवाने के लिए जीवा पर क्या उपस्थित होगी, स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बर्ड्स उपस्थित होंगी। और इन स्वाद कलिकाओं से विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है, जिनका संबंध मस्तिष्क से होता है, और इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। अब ये स्वाद कलिकाएं किस प्रकार से जीवा पर उपस्थित रहते हैं, तो यहां पर समझिए कि जीव की जो संरचना है, जीवा की जो संरचना है, वो इस प्रकार से एक यू समान संरचना है। अब इसका अंतिम भाग जो है वो हायोइड बोन से कनेक्ट रहेगा। यहां पर पहला जो आगे का भाग है, वहां पर जो स्वाद कलिकाएं हैं, ये मीठे भोजन का, या आप कहें कि मीठे स्वाद का ज्ञान करवाती, मीठे स्वाद का ज्ञान करवाएगी, मीठे स्वाद का ज्ञान करवाएगी, स्वीट टेस्ट के बारे में बताएगी। यहां पर पार्श्व में कुछ कलिकाएं हैं जिनसे हमें नमकीन या सॉल्टी भोजन के स्वाद का ज्ञान होगा। उसके पीछे यहां पर जो कलिकाएं होंगी, उनसे हमें भोजन के खट्टे स्वाद का ज्ञान होगा। और लास्ट भाग में, अंतिम भाग में, पश्च भाग में जो कलिकाएं हैं, यहां से कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है, यहां से कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है। तो कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि जीभ के अग्रभाग से कौन से स्वाद का ज्ञान होगा, या भोजन के किस स्वाद का पता जीभ के अग्रभाग से होता है। इसी तरह से पश्च भाग से भोजन के किस स्वाद का ज्ञान होता है, या नमकीन का कहां पर होगा और खट्टे स्वाद का ज्ञान कहां पर होगा। तो यहां पर विभिन्न कलिकाएं उपस्थित होगी और इनके द्वारा भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान करवाया जाता है। अब एक पॉइंट यहां पर समझिए कि कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं कि मान लीजिए कि जब भी हम कोई ऐसी दवाई वगैरह उपयोग में लेते हैं या कोई कैप्सूल वगैरह खाते हैं जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं, तो हमारा गला जो है वो कई समय तक या कुछ समय तक कड़वा बना रहता है। इसका कारण ये है कि हमारे जीभ के जो कड़वे स्वाद, जीभ में कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाने वाली जो कलिकाएं हैं वो उसके पश्च भाग में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब हम किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करेंगे जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तो इनकी संवेदना इन कलिकाओं पर लंबे समय तक बनी रह सकती है। लंबे समय का मतलब कुछ मिनट्स तक है। तो इस वजह से हमारा जो गला है वो कुछ समय तक कड़वा बना रहता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जीभ के विभिन्न भागों से किस प्रकार के स्वाद का ज्ञान होता है। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। कुछ जो एग्जाम्स हैं वहां पर इनसे भी प्रश्न पूछे गए। अब जीवा के कार्य क्या है, जीवा के कार्य क्या है, तो इनको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, जीवा जो है वो भोजन में लार को मिलाने का काम करती है। भोजन में लार को मिलाना, भोजन में लार को मिलाना, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, भोजन में लार को मिलाना। और इससे भोजन को चबाने में और उसे निगलने में सहायता मिलती है। दूसरा पॉइंट, ये भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है, ये भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाएगी। इससे टेस्ट का पता लगेगा कि खाना जो है वो किस टेस्ट का है। उसके बाद यह प्राकृतिक ब्रश की तरह है,
प्राकृतिक ब्रश की तरह दांतों की सफाई करती, दांतों की सफाई करेगी। भोजन के कुछ अंश अगर दांतों के बीच फंसे रह जाते हैं तो उनको निकालने में जीवा का योगदान रहता है। फिर उसके बाद यह मुख गुहा में भोजन की गति में सहायक होती, भोजन की गति में सहायक होती। यानी कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम एक तरफ से खाना जो है चबा रहे होते हैं और फिर उसको दूसरे तरफ यानी दांतों के दूसरी तरफ ले जाते हैं, या आप कहें कि जो दाढ़ वगैरह है उसमें अलग भागों में ले जाते हैं। तो ये जो गति हो रही है मुख गुहा के अंदर भोजन की, वो जीभ की वजह से हो रही। तो जीभ की वजह से ही भोजन मुख गुहा में एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 4 पॉइंट हो गए कि यहां पर भोजन की गति में योगदान है। फिर अगला देखिए कि भोजन को निगलने में सहायक होती, भोजन को निगलने में सहायक होती। जब भी हमें भोजन को निगलना होता है तो हम जीभ वगैरह से तालू पर दबाव बनाते हैं, गले पर थोड़ा दबाव बनाते हैं, जिससे भोजन जो है हम मुख गुहा से आगे के भागों में पहुंचा देते हैं। तो इसको हम निगलना कहते हैं और निगलने की प्रक्रिया में जीभ जो है वो सहायक। फिर उसके बाद जीभ जो है वो बोलने में सहायक होती, बोलने में सहायक होती। देखिए हमारे शरीर में जो ध्वनि है वो स्वर यंत्र द्वारा उत्पन्न होती। स्वर यंत्र जो है वो गले में यहां पर इस भाग में, गले के इस भाग में यहां पर उपस्थित होगा। इसको हम कहते हैं स्वर यंत्र, या इसका एक नाम है लैरिंग्स, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो स्वर यंत्र या लैरिंग्स, इसके अंदर विभिन्न झिल्लियां होती और जिनमें से जब हवा पास होगी तो इन झिल्लियों में कंपन होगा और इन कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई संगीत यंत्र है और उसमें जब हम कुछ यांत्रिक गति करते हैं सितार वगैरह में तो उसमें साउंड या ध्वनि उत्पन्न होती। तो यहां पर भी इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। अब ये जो ध्वनि है वो जब यहां से इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती है तो इसको मुख और मुख गुहा के विभिन्न भागों जीभ आदि के द्वारा अलग अलग प्रकार के स्वर या व्यंजनों में बदल दिया जाता है। जैसे कुछ स्वर जो है वो जीभ की विशेष गति से उत्पन्न होते हैं। जैसे कई प्रकार की जो स का उच्चारण करने में हमें जीभ के अलग अलग भागों से या मुख गुहा के अलग अलग भागों को जीभ से टच करना पड़ता है। इसी तरह से म का उच्चारण करने के लिए हमें होठों को मिलाना पड़ता है। तो ये सारी गतिविधियां जो है वो ध्वनि को विभिन्न प्रकार की स्वर और व्यंजनों में बदलने में सहायता करते हैं। तो जीवा भी इस प्रकार से बोलने में सहायक होती है और इसकी वजह से विभिन्न प्रकार के स्वर और व्यंजनों का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो है इस तरह से जीवा के मुख या जीवा के प्रमुख कार्य हैं कि ये भोजन में लार को मिलाने में सहायक होती है, ये भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाएगी, ये प्राकृतिक ब्रश की भांति दांतों की सफाई करने में सहायक होती है और साथ ही भोजन की गति और निगलने में सहायक है और साथ ही जीवा जो है वो बोलने में भी सहायता करती है। तो अब तक हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने बात की थी मुख और मुख गुहा के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया था तालु, जिसके 2 भाग हैं, कठोर और कोमल, और आगे का जो भाग है वो कठोर तालु है, उसके पीछे जो पश्च भाग है वो कोमल तालु। कोमल तालु का अंतिम भाग युवला कहलाता है। उसके बाद जीवा के बारे में बात की थी। जीवा जो है वो ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है, यानी इसे हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार गति करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जीवा में कोई भी अस्थि या हड्डी उपस्थित नहीं होती और इसका अंतिम भाग हायोइड अस्थि से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवा जो है वो स्वाद का ज्ञान करवाती है और इसके लिए इस पर विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती। तो किस भाग में कौन सी स्वाद कलिकाएं हैं और उनसे भोजन के किस स्वाद का ज्ञान होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद जीवा के कार्यों के बारे में हमने बात की कि जीवा जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है और इसकी हमने एक लिस्ट भी यहां पर देखी कि जीवा के क्या कार्य। तो यहां तक हमने बात कर ली कि जीवा जो है वो क्या है और हमारे आहार नाल में या आप कहें कि मुख गुहा में इसके क्या कार्य। अगला जो महत्वपूर्ण भाग है
हमारे मुख गुहा में, वो है दांत या टीथ। दांत या टीथ। देखिए दांत जो है वो एक बहुत ही कठोर संरचना है। अभी हम इसकी संरचना के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि दांत जो है वो काम क्या करता है हमारे शरीर में। दांत जो है वो मुख्यतः भोजन को चबाने में, काटने में या उसको चीरने फाड़ने में सहायक संरचनाएं, और इनका उपयोग करके भोजन का यांत्रिक पाचन किया जाता है। अब यहां पर इस पॉइंट को समझिए कि भोजन का यांत्रिक पाचन क्या होता है। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो बड़े अणुओं के रूप में होता है, बड़े भागों या टुकड़ों के रूप में होता है। इनको चबा करके, इनको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, जिससे इन पर विभिन्न प्रकार के पाचक रसों की क्रियाएं ठीक प्रकार से हो सके। इस प्रकार की प्रक्रिया को, जिसमें भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, उसे हम भोजन का यांत्रिक पाचन कहते हैं। और भोजन के यांत्रिक पाचन में दांतों का प्रमुख योगदान। तो कई तरह के ऐसे भोजन हैं जो कि कठोर हैं और जिनको चबाने या जिनको छोटे रूप में बदलने के लिए, चबाने के लिए हमें दांतों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे शरीर में, या आप कहें कि मुख गुहा में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है दांत। अब मानव के दांतों की कुछ विशेषताएं। मानव के जो दांत है उसकी 3 विशेषताएं यहां पर हम देख सकते हैं कि मानव के जो दांत है वो विषम दंती होते हैं। मानव के दांत कैसे होंगे? विषम दंती होंगे, हेटेरोडोंट होंगे। दांतों की 3 विशेषताएं हैं। एक तो दांत कैसे होंगे? विषम दंती होंगे। तो 3 विशेषताएं बात कर लेते हैं हम यहां पर। पहला है विषम दंती। तो विषम दंती के बारे में बात करेंगे कि सभी दांत जो है वो समान नहीं होते हैं, दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इस प्रकार की विशेषता को हम विषम दंती कहेंगे, हेटेरोडोंट कहेंगे। दूसरा कहेंगे कि दांत जो है वो द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती यानी मनुष्य में दांत जो है वो 2 बार आते हैं। जीवन काल में दांत 2 बार आएंगे। इसे हम क्या कहेंगे? द्विबार दंती कहेंगे, डाइफायोडोंट कहेंगे। और तीसरी विशेषता है कि मानव के जो दांत हैं वो गर्त दंती होते हैं। गर्त दंती होते हैं, थिकोडोंट होते हैं। यानी दांत जो है वो जबड़े की हड्डी में दृढ़ता से धसे रहते हैं। इसे हम गर्त दंती प्रकार के दांत कहते हैं। तो इन तीनों विशेषताओं के 1 बाय 1 करके डिस्कशन करते हैं कि इनके विभिन्न जो पॉइंट्स है वो क्या है। सबसे पहला जो विशेषता है, सबसे पहली विशेषता विषम दंती। विषम दंती यानी हेटेरोडोंट। यहां पर एक पॉइंट समझिए, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें सारे दांत एक ही प्रकार के होते हैं, यानी उन जीवों के अंदर सभी दांत समान प्रकार के हैं, उनको हम कहते हैं समदंती, जैसे मछलियों वगैरह में। लेकिन मानव के जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, और इस कारण से मनुष्य विषम दंती प्रकार का जीव है, हेटेरोडोंट प्रकार का जीव है। विषम मतलब एक से अधिक या असमान प्रकार के। तो यहां पर जब हम विषम दंती या हेटेरोडोंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होंगे? 4 प्रकार के होंगे। सबसे पहला जो प्रकार है वो होगा इंसाइजर या कृतंक। कृतंक या इंसाइजर। इंसाइजर, इंसाइजर या कृतंक। और ये छेनी समान चौड़े दांत होते हैं जो मुख के अंदर बिल्कुल सामने पाए जाएंगे, और इनका काम भोजन को काटना होता है। इंसाइजर या कृतंक दांतों का काम जो है वो क्या होगा? भोजन को काटना होगा। तो यहां पर आपने देखा होगा कि सामने की तरफ इस तरह से जो छेनी समान चौड़े दांत हैं उनको हम कृतंक या इंसाइजर कहते हैं, और इनका काम होता है भोजन को काटना। इनका कार्य क्या होगा? भोजन को काटना। भोजन को काटना, जैसे भोजन के जो बड़े भाग हैं उनको काट करके अलग किया जाता है। ये कौन से दांतों के द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा कृतंक या इंसाइजर दांतों के द्वारा।
कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कृतंक दांत जो है या इंसाइजर टीथ जो है वो काफी बड़े होते हैं और जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। मनुष्य में कृतक दांतों की वृद्धि एक समय के बाद में रुक जाती, लेकिन कुछ जंतु जैसे चूहे हैं, खरगोश हैं, उनके अंदर ये दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। तो ये जंतु क्या करेंगे, इन दांतों को लगातार आपस में घिसते रहेंगे ताकि ये दांत जो है वो शेप में बने रहें या एक आवश्यकता से अधिक इनकी लंबाई नहीं बढ़े। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जंतु जहां पर भी होंगे वहां विभिन्न चीजों को बिना किसी उद्देश्य के ही काटते रहेंगे। जैसे चूहे हैं तो आसपास बहुत सारी चीजें जो उनके खाने से संबंधित नहीं भी है उसको भी काट देंगे। खरगोश भी ऐसा ही करते हैं। ये इस प्रक्रिया के पीछे इनका उद्देश्य ये होता है कि वो अपने दांतों की वृद्धि को कम कर सकें। और वो ऐसा किस प्रकार से कर सकते हैं कि लगातार वो चीजों को काटते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि उनके दांत जो है वो घिसते रहेंगे और उसकी वजह से उनकी लंबाई जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मनुष्य में इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती। एक निश्चित वृद्धि के बाद कृतक दांत जो है वो अधिक नहीं बढ़ते हैं मनुष्यों में। तो कृतक दांत, इसका काम समझ में आ गया। इसका काम क्या है, भोजन को काटना। दूसरे प्रकार के जो दांत हैं उनको हम कहते हैं रदनक, या इनको कहते हैं कैनाइन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैनाइन। ये जो दांत हैं वो यहां पर कोनों पर उपस्थित होंगे और थोड़े से इस प्रकार से चौड़े होंगे, सॉरी नुकीले होंगे। जो कोने पर उपस्थित दांत, जैसे आपने कुछ मांसाहारी जीवों में, कुत्ते, बिल्ली, शेर या बाघ वगैरह में, ये साइड के जो कोने वाले दांत है वो काफी ज्यादा बड़े हुए देखे होंगे। तो ये कैनाइन वर्ड आया है, ये कार्निवोरस से आया है। कार्निवोरस यानी मांसाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो मांस का सेवन करते हैं उनको हम कार्निवोरस जंतु कहते हैं या मांसाहारी जंतु कहते हैं। और इन कार्निवोरस जंतुओं में ये जो दांत हैं वो काफी विकसित होते हैं। इनको हम कहते हैं कैनाइन या रदनक। शाकाहारी जंतुओं में ये दांत अनुपस्थित होते हैं। अगर आपने गाय, भैंस या इस तरह के शाकाहारी जंतुओं के दांत देखे हो तो उनमें ये दांत अनुपस्थित होंगे, उनकी जगह पर खाली स्थान होगा जिसको हम डायस्टेमा कहते हैं। तो यहां पर एक समझ लीजिए, कैनाइन दांत मुख्यतः किसमें होंगे, मांसाहारियों में। चूंकि मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है, यानी जो मांसाहार और शाकाहार दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकता है, इस कारण मनुष्य में भी ये दांत उपस्थित होंगे। लेकिन मनुष्य में ये दांत जो है वो मांसाहारियों की तरह लंबे और तीखे नहीं होते हैं, ज्यादा पॉइंटेड नहीं होते हैं। हालांकि अन्य दांतों की अपेक्षा इनकी जो पॉइंटेडनेस है, इनका जो इस तरह से शार्पनेस है, तीखापन है, वो अधिक होता है। तो क्या रदनक या कैनाइन, और इसका काम होता है भोजन को चीरना या फाड़ना। भोजन को चीरना या फाड़ना। जैसे जीवों की जो खाल वगैरह है उसको चीरने फाड़ने का काम करेंगे। तो कैनाइन या रदनक दूसरे प्रकार के दांत। तीसरे प्रकार के दांत होंगे अग्रचवर्णक, या इसको कहते हैं प्रीमोलर। और उसके बाद लास्ट होते हैं चवर्णक या मोलर। चवर्णक या मोलर, ये जो दो प्रकार के दांत है, अग्रचवर्णक या चवर्णक, या जिसको हम प्रीमोलर और मोलर कहते हैं, ये बेसिकली दोनों जो है मिलकर के दाढ़ कहलाती। और इनका काम होता है भोजन को पीसना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना। तो लास्ट के दो प्रकार के जो दांत है, प्रीमोलर और मोलर, वो किस प्रकार के हैं, वो भोजन को पीसने का काम करते हैं और इनको जनरली हम दाढ़ों में सम्मिलित करते हैं। तो विषम दंती कहने का जो तात्पर्य है वो यहां पर यह है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। और इनके विभिन्न कार्य हमने यहां पर डिस्कस किए। जैसे कई बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से दांत जो है वो शाकाहारियों में अनुपस्थित होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, रदनक या कैनाइन, क्योंकि ये सिर्फ किसमें उपस्थित होंगे, ये मांसाहारियों में या सर्वाहारी जैसे मनुष्य, उनमें उपस्थित होंगे। शाकाहारियों में ये दांत अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इनका काम ही है भोजन के जो जैसे जानवरों की खाल वगैरह को चीरना फाड़ना। अब इनकी आवश्यकता शाकाहारियों में नहीं पड़ती।
दूसरे, कई बार ये पूछा जाता है कि कौन से दांत भोजन को काटने का काम करते हैं, तो यहां पर प्रश्न हो जाए, आंसर हो जाएगा इंसाइजर या कृतक दांत। तो 4 प्रकार के दांत है, इसीलिए मनुष्यों को क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं। तो मनुष्य के दांतों की एक विशेषता क्या थी, विषम दंती। विषम दंती में अभी हमने डिस्कस किया कि 4 प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। दूसरी विशेषता को डिस्कस करते हैं कि मनुष्य में दांत कैसे होंगे, द्विबार दंती होंगे। मनुष्य में दांत कैसे होंगे, द्विबार दंती होंगे, या जिसको हम डाइफायोडोंट कहते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए मनुष्य में जो दांत हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। मनुष्य में जो दांत हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। इस प्रक्रिया को, इस विशेषता को हम द्विबार दंती या डाइफायोडोंट कहते हैं। तो पहले प्रकार के जो दांत है या दांतों का जो पहला सेट है उसको हम कहते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत, दूध के दांत, और इसी का नाम है अस्थाई दांत, अस्थाई, अस्थाई दांत, दूध के दांत या अस्थाई दांत, या इनको मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ भी कह सकते हैं। इन दांतों की संख्या 20 होती है। इन दांतों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। उसके बाद जब ये दांत टूट जाएंगे तो फिर उसके बाद जो दांत आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्थायी या परमानेंट टीथ, स्थायी दांत, और इनकी संख्या जो है वो 32 होती, 32 होती। तो दूध के दांत कितने होंगे, 20, और जो स्थायी दांत है उनकी संख्या कितनी होगी, 32 परमानेंट टीथ। अब यहां पर एक पॉइंट समझिए कि जो दूध के दांत हैं वो लगभग 6 महीने के आसपास की आयु से आना शुरू होते हैं। यानी 6 महीने के आसपास के जो बच्चे हैं उनमें दांतों का जो पहला सेट है या जो दूध के दांत है वो आना शुरू हो जाते हैं। यानी मनुष्य के जन्म से किसी भी प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य जन्म के साथ, मनुष्य में जन्म के साथ में किसी भी प्रकार के दांत नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जन्म के 6 महीने के बाद कुछ बच्चों में ये जो समय है वो थोड़ा बढ़ा हुआ भी हो सकता है। अदरवाइज 6 महीने के आसपास जो है वो दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं, और 6-7 साल की आयु के आसपास ये गिरने लगते हैं। यानी इनकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाएंगी और ये दांत जो है वो धीरे धीरे अपने आप गिरने लगेंगे। तो ये जो दूध के दांत है, अस्थायी दांत है, इनकी संख्या 20 होती है और ये 6 महीने के आसपास आना शुरू होंगे और 6-7 वर्ष की आयु तक ये गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं उनको हम कहते हैं स्थायी या परमानेंट टीथ, और इनकी संख्या 32 होती है। और ये जो दांत हैं ये एक बार आने के बाद अगर टूट जाएं, गिर जाएं, तो फिर उनके स्थान पर नए दांत नहीं आते हैं। इस कारण से मनुष्यों के जो दांत है वो द्विबार दंती कहे जाते हैं, क्योंकि जीवन काल में कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। पहले दांतों के सेट को दूध के दांत और दूसरे प्रकार के जो दांतों के सेट हैं उसको हम स्थायी दांत कहेंगे। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये जो 20 प्रकार के दांत हैं, उन 20 प्रकार के दांतों में कौन से दांतों की संख्या कितनी है, कौन से दांतों की संख्या कितनी है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कैनाइन जो है, या आप कहें कि जो सबसे पहले जो इंसाइजर है, इंसाइजर जो दांत हैं, कृतंक लिख दे रहा हूं, कृतंक दांत जो है उनकी संख्या जो है वो 8 होती। इंसाइजर दांतों की संख्या पहले सेट में या बच्चों में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। दूसरे प्रकार के जो दांत हैं जिनको हम रदनक कह रहे हैं, रदनक, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तीसरे प्रकार के दांत जिनको हम अग्रचर्णक या प्रीमोलर कह रहे हैं, प्रीमोलर, ये बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। ये बच्चों में कैसे होंगे, अनुपस्थित होंगे। और मोलर जो दांत है, मोलर जो दांत हैं उनकी संख्या भी 8 होगी। उनकी संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी।
तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कुल दांत कितने हैं, 20 हैं, और इनमें मोलर जो दांत है वो कितने हैं, 8, और प्री मोलर जो है वो बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से दांत बच्चों में अनुपस्थित होते हैं, या दांतों के पहले सेट में कौन से दांत नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्री मोलर। अब अगर हम स्थायी दांतों की बात करें तो उसमें कृतक दांतों, यानी यहां से कृतक दांतों की संख्या आप देख सकते हैं 8 रहेगी, रत्नक दांतों की संख्या 4 रहेगी। इसी प्रकार प्रीमोलर दांतों की संख्या 8 रहेगी, और जो मोलर दांत हैं इनकी संख्या 12 रहती। तो कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होंगे और किन दांतों की संख्या वयस्कों के दांतों की संख्या से अलग होगी। तो मोलर जो है वो 8 होते हैं बच्चों में, और वयस्क व्यक्ति में कितने होंगे, 12 होंगे। तो यहां पर एक पॉइंट समझिए कि 4 मोलर और ये जो प्री मोलर है ये जीवन में एक बार आते हैं। देखिए प्री मोलर बच्चों में है ही नहीं, वयस्कों में है, तो इसका मतलब है कि ये जीवन में एक ही बार आएंगे। और यहां पर मोलर दांतों की संख्या 8 है, और उसके बाद वयस्कों में 12 हो जाती, तो यहां पर जो 4 दांत एक्स्ट्रा हैं वो जीवन में एक ही बार आते हैं। तो यहां पर समझ लीजिएगा कि कौन से दांत सिर्फ एक बार आएंगे, तो प्री मोलर और अंतिम मोलर्स। ठीक है, तो यहां पर जो दांतों के जो 2 सेट उपस्थित होंगे 2 बार आएंगे, इस कारण से मनुष्य को क्या कहते हैं, द्विबारदंती कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट समझिए, एक दंत सूत्र के द्वारा स्तनधारियों में दांतों की संख्या और उनकी प्रकारों को बताया जाता है, और इससे जो एक फॉर्मूला, एक सूत्र तैयार किया जाता है उसको हम दंत सूत्र कहते हैं। अब ये दंत सूत्र बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक जबड़ा है और ये ऊपरी जबड़ा है और इसके साथ में ये दूसरा निचला जबड़ा है, तो इस ऊपरी जबड़े के आधे भाग में कौन से दांत कितने प्रकार के हैं, या निचले जबड़े में भी किस प्रकार के दांतों की संख्या कितनी है, इसके लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र बनाया जाता है। तो यहां पर दंत सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है कि सबसे पहले इंसाइजर दांत और ऊपरी और निचले जबड़े में ये कितने कितने हैं, उसके बाद कैनाइन लिखे जाते हैं, ऊपरी और निचले जबड़े में कितने होंगे, उसके बाद प्री मोलर लिखे जाएंगे कि ऊपरी और निचले जबड़े में कितने होंगे, और फिर मोलर दांत ऊपरी और निचले जबड़े में किस संख्या में होंगे। इस रूप में ये दंत सूत्र लिखा जाता है। तो जब हम बच्चों में, या आप कहें कि दूध के दांतों का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है कि 2102/2102, यानी इंसाइजर ऊपरी दांतों के आधे भाग में कितने होंगे, 2, निचले भाग में भी 2, और इस तरह से। और फिर इस तरह से यहां पर जब ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि कितना हुआ, 5, और नीचे 5 × 2 करके टोटल 20 टीथ। इसको ऊपर नीचे कट नहीं करना है, क्योंकि ये मैथ की तरह फॉर्मूला नहीं है कि भाई ऊपर नीचे क्रॉस कर दिया। ऊपर की संख्या कितनी है, नीचे की संख्या क्या है, दोनों को जोड़कर फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद हमें दांतों की कुल संख्या मिल जाती। तो जो दूध के दांत हैं उनका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन अगर हम परमानेंट टीथ या स्थायी दांतों की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। जो स्थायी दांत हैं उनका फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 2123/2123। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 8 और 8 × 2 टोटल कितने हो गए, 32। तो पॉइंट समझिए कि इंसाइजर दांत ऊपरी जबड़े के आधे भाग में 2 हो गए, डबल करेंगे तो 4, मतलब आधे भाग को ही देखना है। इसी तरह से एक भाग में 1 कैनाइन होगा, फिर ये प्री मोलर, मोलर, और निचले जबड़े में भी इस प्रकार से। तो कई बार आपसे सीधा सीधा दंत सूत्र या जो टीथ फॉर्मूला है वो पूछ लिया जाता है, डेंटल फॉर्मूला, कि स्थायी दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, या अस्थायी दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। तो दूसरी विशेषता हमने अभी डिस्कस की कि मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, द्विबारदंती होते हैं। पहला हमने डिस्कस किया विषम दंती होंगे, यानी दांत जो है वो एक से अधिक प्रकार के होंगे। विषम दंती यानी 2 प्रकार के
या जीवन काल में 2 बार आएंगे। तीसरी विशेषता है गर्तदंती या थिकोडोंट। गर्तदंती का मतलब है कि दांत जो है वो जबड़े की हड्डी के अंदर धसे हुए रहते हैं। दांत जो है वो जबड़े की हड्डी के अंदर धसे हुए रहते हैं, ऐसे दांतों को हम गर्तदंती कहते हैं। गर्त यानी गड्ढा या इस तरह से कोई पिट, और जिसके अंदर दांत जो है वो धसे हुए रहेंगे। और इस प्रकार के दांतों की जो मजबूती है वो अधिक होती है, क्योंकि ये जबड़े की हड्डी में धसे रहेंगे और उसकी वजह से ये जल्दी से गिरते नहीं है, या जल्दी से इसमें जो है इस प्रकार से झड़ने की प्रक्रिया नहीं होगी। तो गर्तदंती जो दांत है वो, उसका आशय क्या है, ये जबड़े की हड्डी में दृढ़ता से धसे रहता है। तो ये दांतों की 3 प्रमुख विशेषताएं होंगी कि मनुष्य में जो दांत हैं वो किस प्रकार के होंगे, वो विषम दंती होंगे, द्विबार दंती होंगे और गर्तदंती प्रकार के होंगे। अब इसकी विशेषताएं हमने बात कर ली कि विषम दंती में कौन कौन से होते हैं, तो कृतंक, रत्नक, अग्रचर्णक और चर्णक। साथ ही फिर हमने बात की कि द्विबार दंती यानी जो डाइफायोडोंट है उसमें कितने प्रकार के दांत होंगे, तो उनकी संख्या कितनी होगी, और जो है दूध के दांत क्या होते हैं या स्थायी दांत क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती। फिर उसके बाद में हमने दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला की बात की कि दूध के दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है और स्थायी दांतों का डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र क्या होता है। और फिर हमने बात की कि गर्तदंती दांत क्या होता है। अब दांतों का जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है दांतों की संरचना। दांतों की संरचना या स्ट्रक्चर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि दांतों की संरचना क्या होगी और साथ ही इसके कौन कौन से भाग होंगे, कि दांत किस प्रमुख भागों का बना होता है और इसमें कौन कौन सी विभिन्न संरचनाएं होती हैं। इसके बाद हम आहार नाल के आगे के जो भाग हैं, ग्रसनी या ग्रासनाल, आमाशय और उनके विभिन्न भागों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हम आहार नाल के बाकी बचे हुए भागों को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।